क्या ये आरएसएस मौजूदा बीजेपी से क्या नाराज है? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा हैदर भाई कि दिल्ली के चुनाव हुए तो आपने इस दौरान मिशन त्रिदेव का नाम सुना था क्या? कि किसी पार्टी को एक बूथ पे बैठाने के लिए ईमानदार पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं। ये मार्च 2025 में मोहन भागवत बिहार के दौरे पर थे और उस समय से इस मिशन त्रिशूल ने जमीन में अपने पैर जमाए। कौन सा मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा असर डालने वाला है इस चुनाव में? बिहार में 641 सेवा बस्ती थी, लेकिन जैसे ही आप गंगा के अंदर पांव डालेंगे ना तो पांव उखड़ने लगता है और बहुत खुलकर बोलना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। बिहार का नतीजा कुछ पलटता है, जिस तरह से जी। कहा जा रहा है एनडीए के खिलाफ, तो ये समझा जाए आपकी बात से, जिस तरह से कहा था कि संघ ने नकेल खींच ली है और कोई सबक सिखाना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, स्वतंत्र पर बिहार इलेक्शन 2025 की लगातार कवरेज जारी है। एक चरण का चुनाव हुआ और उसने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। ये सब वोटिंग को हर पार्टी, हर गठन अपनी तरफ इसको ले रहा है और वो समझा रहा है कि ये जो वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ है, ये जो वोटिंग ज्यादा हुई है, ये हमें लेके जा रही है, हमारी सरकार बन रही है और ये हमारी तरफ हुआ है। ये एक बात है। लेकिन आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको देश की राजनीति, हाल की देश की राजनीति को समझना है, तो आपको ये बात पूरी सुनिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज है। बीजेपी या अभी एनडीए का जो है, उसके पीछे एक पूरी फोर्स है, एक पूरी ताकत है, एक पूरा संगठन है। जी हां, उस संगठन का नाम आरएसएस है और ये नाम कई लोगों को घबराहट पैदा कर देता है, कई लोग डर जाते हैं। पर ये सच है, ये हकीकत है। मैंने एक नेता का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि आप आरएसएस और बीजेपी को आज के दौर में भारत में इग्नोर नहीं कर सकते, आप नफरत और प्यार कर सकते हैं। तो ये आरएसएस है, हमने कई चुनाव में देखा। कई हरियाणा का अगर हम लोग चुनाव देखें, तो उसमें भी कई आपके पॉलिटिकल पंडित आपको बता रहे थे कि दूसरी सरकार बन रही है, सब हो रहा है, लेकिन जब नतीजा आया, सब पलट गया और बाद में बीजेपी की सरकार बन गई। तो किसी ने एक तस्वीर डाली कि एक आरएसएस की यूनिफॉर्म में एक आदमी जा रहा है और उसने कहा कि हमने काम कर दिया। ऐसे ही दिल्ली में हुआ, 26 साल के बाद भाजपा वापस आ गई। तो ये एंटी कम्बेंसी या प्रो कम्बेंसी जो भी हो, लेकिन जो एक फोर्स है, ये बड़ी ताकतवर है। ये भाजपा को लाती है, सत्ता में बिठाती है। ये एक हकीकत है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी सुनिएगा। ये फोर्स, ये ताकत, ये संगठन काम कैसे करता है? इस देश में ये संगठन काम कैसे करता है कि जो वो एक पार्टी को सत्ता पे ला देता है। आप सोचिए कि हम लोग बचपन में थे, 5 साल के बाद सरकार पलट जाती थी, दूसरे साल बदल जाती थी। यहां पर एक प्रधानमंत्री कई 11 साल से चले जा रहे हैं, क्षेत्रों राज्यों के प्रधानमंत्री 20-20 साल से चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या ताकत है, क्या जादू है और किस तरह से काम करती है, आज हम इसको समझेंगे। और साथ में एक और आपको मैं ब्रेकिंग दूं, जो हम आखिरी में बताएंगे। क्या ये संगठन, जी ये क्या ये आरएसएस मौजूदा बीजेपी से क्या नाराज है, इसका भी पर्दा हम लोग आज खोलेंगे आपके सामने। और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। हमारे बराबर की विंडो में श्रीधर राव जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं, बीजेपी को बहुत नजदीक से जानते हैं, कई वर्षों से उसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी खबरें जान रहे हैं, किस तरह से संगठन और पार्टी का तालमेल है, इसको बखूबी जानते हैं। तो आज इनसे बेहतर इंसान हमें लगा नहीं कि बिहार चुनाव है, तो आज हमने इनसे वक्त मांगा। ये बिजी थे, कई चीजों में थे, स्पोर्ट्स का आजकल बहुत ही काम कर रहे हैं, महिला क्रिकेट टीम भी जीती है, तो इन सब पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे लिए, आपके लिए, दासवतंत्र के लिए वक्त निकाला। श्रीधर जी, मैंने 3.5 मिनट का इंट्रो दे दिया, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा था। तो अब आप ये बताइए, जनता ये जानना चाह रही है कि जो मैंने कहा है, क्या वो सही है या मैंने ऐसे ही सब बोल दिया हवा में?
देखिए इतना सब कुछ आपने बोल दिया है तो उसको मैं और आगे ना बढ़ा के और सीधे मुद्दे में आता हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूँगा हैदर भाई कि दिल्ली के चुनाव हुए, तो आपने इस दौरान मिशन त्रिदेव का नाम सुना था क्या? नहीं है सर। नहीं सुना ना? नहीं तो सुना। दिल्ली चुनाव में और हरियाणा चुनाव में मिशन त्रिदेव था। मिशन त्रिदेव क्या था जानते हैं आप? मिशन त्रिदेव था एक बूथ पर एक युवा, एक वरिष्ठ और एक महिला और इन तीनों के अंडर में कम से कम 10-10 लोगों की टीम। एक बूथ पर। इस तरह संघ ने तैयारी की। मिशन त्रिदेव। और मिशन त्रिदेव का नतीजा है कि हरियाणा में क्या हुआ? सारे जो अनुमान थे सब गलत हो गए और मिशन त्रिदेव जीत गया। और मिशन त्रिदेव किसका था? संघ का था। दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ? दिल्ली के चुनाव में मिशन त्रिदेव सुपरहिट साबित हुआ। आप कल्पना कीजिए कि किसी पार्टी को एक बूथ पे बैठाने के लिए ईमानदार पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। और यहां पे संघ का नेटवर्क कैसे काम कर रहा है? एक बूथ पर एक महिला, एक युवा और एक वरिष्ठ और उनके अंडर में कम से कम 10 लोगों का नेटवर्क और एक-एक मतदाता की बाकायदा फील्डिंग हो रही है। अब आप बोलिए, वो निस्वार्थ, ये वो लोग हैं, राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता आज की तारीख में आपको देखने को मिलेंगे मैदान में, उनका अपना एक स्वार्थ है। वो लोग उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो अपने नफा-नुकसान से करते। लेकिन जो संघ की शाखाओं से लोग निकल कर काम करते हैं, वो सिर्फ संघ के लिए समर्पित। अब इतना सुपरहिट मिशन त्रिदेव आपको लगता है बिहार चुनाव में नहीं चल रहा होगा? हुँ। ये जो मिशन त्रिदेव है, इस त्रिदेव का नतीजा ही मैं समझूंगा इतनी बंपर वोटिंग हुई। अब लोग अनुमान लगाते रहे कि ज्यादा वोटिंग होती है तो सत्ता पलटती है, ये होता है। लेकिन मेरा जो काम संघ को समझने का तरीका है, वो यही है कि संघ से मजबूत नेटवर्क इस पूरे यूनिवर्स में अभी किसी के पास नहीं है। अतिशयोक्ति लग रही होगी, हाँ। लेकिन हैदर भाई ये हकीकत है। अब बिहार चुनाव को ध्यान में भी पढ़ रहा था, तो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिशन त्रिदेव के ऊपर आरएसएस ने एक और मिशन इंप्लीमेंट किया। जानते हैं क्या नाम है उसका? क्या मिशन बताइए? त्रिशूल। अब त्रिशूल में क्या? त्रिशूल, अब आप चकराव गए कि मिशन त्रिशूल क्या है? हुँ। तो मिशन त्रिशूल हैदर भाई ये है कि इस मिशन त्रिशूल के तहत संघ ने 3 चीजें सेट की कि सबसे पहला आरएसएस के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक को ये जाकर पता करना है कि किस नेता के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। ये कब से शुरू हो रहा है ये काम? ये मार्च 2025 में मोहन भागवत बिहार के दौरे पर थे और उस समय से इस मिशन त्रिशूल ने जमीन में अपने पैर जमाए। और इस मिशन त्रिशूल का पहला क्या था कि किस नेता के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। हाँ, ठीक। कौन सा मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा असर डालने वाला है इस चुनाव में? दूसरा सर्वे इस बात पर हुआ। और तीसरा, कौन सा मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह? इस मिशन त्रिशूल के तहत संघ ने इसकी प्रॉपर सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद उसके बाद फिर बीजेपी को जो करना है करे। उसके बाद संघ ने पूरी चुनाव की रणनीति तैयार की। इस रणनीति के साथ अगर आप चुनाव लड़ोगे तो हार जीत के नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यही तरीका है चुनाव लड़ने का। अब आपको एक और दिलचस्प बात हैदर भाई मैं बताऊं। हुँ। आंकड़े जो मैं देख रहा हूं वो ये थे कि मार्च 2022
मार्च 2022 में बिहार में करीब 1100-1200 जगहों पर पौने 2000 शाखाएं लगती थी। कितनी शाखाएं लगती थी? पौने 2000। अब बीजेपी ने संघ ने क्या किया? संघ ने और संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर आप आश्चर्य करेंगे कि इस शाखाओं की संख्या 5800 मंडलों तक शाखा का विस्तार करने का लक्ष्य रखा और ये कर दिखाया स्वयंसेवकों ने। ये तैयारी है, पेपर पे नहीं, ये जमीन पे ये संघ ने तैयारी की। ये है इस बंपर वोटिंग का जो आप देख रहे हैं ना, ये बंपर वोटिंग अभी और देखते जाइए अगले-अगले चरण में, तो ये बढ़ता जाएगा। और क्या किया? आप बिहार को लोग अभी तो पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं विरोधी, जाति पे कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, ऐसे वो हर घर से रोजगार दे देंगे। अब तो बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को भी समझ में आ गया है कि असंभव है ये। आप जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष को सुनिए, प्रशांत किशोर को, वो तो साफ-साफ बिल्कुल तथ्यों के साथ बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये असंभव है, कहां से लाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने ना इधर ना उधर सटीक रखा कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार से जोड़। तो ये दोनों में फर्क है। उसके बाद क्या किया? जातियों को तोड़ने के लिए, जाति काट के निकालने के लिए पहले यहां पे ये कह रहे हैं बिहार में 641 सेवा बस्ती थी, जहां पे से ये बस्तियों में क्या था? वॉलंटियर अपनी सेवाएं देते थे, जहां शिक्षा संस्कार के माध्यम से। देखिए यहां कोई राजनीतिक प्रचार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ संघ के स्वयंसेवक जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? शिक्षा की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं। एक संघ की सेकंड, शाखा मतलब कि मैं राजनीतिक प्रचार मतलब कि वो ये नहीं बोल रहे डायरेक्ट कि आप भाजपा को, मोदी जी को समर्थन करें, वोट डालें, यही कह रहे हैं आप? भाई दुनिया का सारा सर्वे यही तो फेल हो जाता है। दुनिया का सारा जो सर्वे है, जो सारे अनुमान है बड़े-बड़े पत्रकारों के, वो 100 साल हो गए संघ को, लेकिन यहीं पे सारे पत्रकार और जो सारे लोग फेल हो जाते हैं, इन अनुमानों को समझ ही नहीं पाते कि संघ कभी भी आपको, जैसे होता है ना गंगा जी जब बहती हैं, तो गंगा जी जब बहती हैं तो ऊपर लगता है गंगा स्थिर है, बह नहीं रही है, बिल्कुल शांत दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप गंगा के अंदर पाँव डालेंगे ना, तो पाँव उखड़ने लगता है, उसका प्रवाह इतना तेज होता है। तो संघ के काम करने की शैली भी ऐसी ही है, गंगा की तरह है संघ, ऊपर से शांत और निर्मल, और अंदर, उसके अंदर एक स्वप्न है, और उस स्वप्न को साकार करने के लिए जमीन पे करोड़ों स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, ना राजनैतिक, लगे हुए हैं। सेवा बस्तियों में चले जाइए, तमाम तरह के संघ के दर्जनों आनुषंगिक संगठन हैं, तो वो सब लगे हुए, और कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको एनडीए को वोट देना है, कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको भाजपा को वोट देना है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ नेटवर्क बना रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, संस्कार का काम कर रहे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जरूरतमंद के साथ खड़े हो रहे हैं। और जब ऐसा वातावरण हैदर भाई बनेगा, तो यहां बोलने की अब जरूरत रह नहीं जाती। तो संघ का काम करने का तरीका यही है, और बिहार चुनाव में मुझे लगता है इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, और एक बार फिर एनडीए की सरकार वहां पर, मुझे लगता है कि जिस तैयारी, क्योंकि इतनी तगड़ी तैयारी, क्योंकि हम सर, संघ, मैं यहां विषय को इसलिए नहीं भटका रहा हूं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जी, जी। चूंकि आपका फोकस हैदर भाई संघ के काम करने की शैली पे है, तो मैं सिर्फ उसी संघ, उसी लाइन पे ही बात कर रहा हूं अपनी। तो इसमें सर पार्टी के जो नेताओं को टिकट मिलता है, उसमें भी इनका फीडबैक और ये सब चीज़ें जाती हैं? बिल्कुल, भाई संघ सर, मिशन त्रिशूल क्या बताया मैंने आपको?
जी। मिशन त्रिशूल का क्या लक्ष्य था? 3 लक्ष्य था। किस नेता के खिलाफ लोगों में नाराजगी है? कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार है? और कौन सा मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह? अब आरएसएस इसको इस सर्वे को करके क्या अपने घर में रखने के लिए सर्वे करा रही है? इस सर्वे का असर ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो वही चीज फिर सर देखने को मिलता है कि एक नेता अगर 83 और 100 भी रैलियां कर लें तो कहां 1200 और कहां 100, उसका मुकाबला तो कहीं मतलब कि बराबरी का भी कॉन्टेस्ट नहीं रहा यहाँ पे तो। बिल्कुल नहीं है ना। कैसे रहेगा? आप सोचिए इतना तगड़ा, इतनी तगड़ी रणनीति, इसीलिए तो लोग बोलते हैं यार ये अप्रत्याशित कैंडिडेट को आपने टिकट दे दिया। आपने अली नगर जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, लोग हैरान हैं। तो भाई उसके पीछे ऐसे रैंडम नहीं दिया गया है, एक रणनीति है। अब मैथिली ठाकुर के लड़ने से सिर्फ एक सीट कवर नहीं हो रही है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं। उनका जो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एक छोटे से कम उम्र की लड़की को आपने राजनीति में इस्तेमाल कर लिया। अरे मैथिली ठाकुर का प्रभाव जो जो जिस जेनजी की आप बात कर रहे हैं ना, जो लोग बिहार की जो जेनजी है, मैथिली ठाकुर से बड़ा इंपैक्ट कोई क्या डालेगा बिहार के जेनजी पर? आप सोचिए एक युवा लोक गायिका है और उसका प्रभाव देश के घर घर में। मैथिली ठाकुर के जो गाए गीत और भजन हैं वो इस देश के लाखों करोड़ों घरों में रोज सुबह सुबह बजते हैं हैदर भाई। एक सीट में बीजेपी ने या उसने मैथिली ठाकुर को सीट टिकट नहीं दिया है, उसका पूरे बिहार में उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप टिकट की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में तो मुख्यमंत्री बनवा दिया है। सोचिए एकदम आप। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बनेंगे, अचानक से वो वहां पे कर दिया गया। तो यही है, देखिए क्या होता है कि अब इससे क्या नतीजा निकल के आता है? इससे नतीजा ये आता है कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार, आरजेडी मतलब लालू परिवार, समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव परिवार। तमिलनाडु चले जाइए, वहां भी परिवार। पश्चिम बंगाल चले जाइए, बनर्जी परिवार। हर पार्टी परिवार से चल रहा है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी भी परिवार की पार्टी है। लेकिन इसका परिवार कौन है? इसका मुखिया कौन है? संघ परिवार। और संघ परिवार होने की वजह से यही होता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में रेखा जी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। यही वजह है कि हरियाणा में। तो किसी पार्टी में आप किसी नेता को सत्ता से अलग कर दीजिए, विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, लोगों के मत इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन संघ के रहते पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां वही होगा जो मिशन त्रिशूल के जो भी सर्वे से रिपोर्ट आई होगी, उस सर्वे के आधार पर ही संघ काम करेगा। मिशन त्रिदेव, मिशन त्रिशूल और भी न जाने कितने आनुषांगिक संगठन, और यही काम करने का तरीका है। अगर आपको नतीजे चाहिए होंगे हैदर भाई, तो आपको साल भर पढ़ाई करनी होगी। परीक्षा आ गई और आपको बोल दिया जाए कि कल परीक्षा है, दे दो, पास हो जाओगे आप, नहीं हो सकते ना। आपको मेरिट भी लाना है, टॉप रैंक करना है। तो इसकी तैयारी तो आपको हमेशा करती रहनी पड़ेगी, साल भर करते रहने पड़ेगी। तो बाकी पार्टियां तो चुनाव में सक्रिय होती हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले। लेकिन संघ 24/7 365 डेज लगातार लोगों के बीच काम कर रहा है। रोज उसकी शाखाएं लगती हैं। संघ की शाखाओं में क्या हो रहा है? लोग पूछते संघ की शाखाओं में क्या होता है? आप जाके देखिए, आप तो गए भी होंगे, देखा होगा। अगर एक एक पत्रकार की हैसियत से आप अगर जाएं और आपको जी पता जी। चले वहां क्या होता है। राष्ट्र की वंदना होती है, कुछ बौद्धिक विचार आपस में लोग शेयर करते हैं और खेल कूद होता है। लेकिन इस पूरे 1 घंटे के दरमियान जो
ये पूरा वातावरण, ये पूरा कार्यक्रम चलता है 1 घंटे का संघ की शाखाओं में। उसमें एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है, एक नेटवर्किंग बन जाती है, एक मानसिकता बन जाती है, एक परिवार का भाव बन जाता है। अब ये तो अटूट हो गया ना, माने एक बार कोई संघ का स्वयंसेवक बन गया, तो वो हमेशा के लिए स्वयंसेवक हो गया, फिर वो कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे वो किसी पार्टी में चला जाए। एक बार कोई संघ का स्वयंसेवक बन गया, तो वो जिंदगी भर ताउम्र स्वयंसेवक ही रहेगा हैदर भाई। सर, ये आप सही बात कर रहे हैं। तो आप एक चीज ये भी समझाइए, पिछले कुछ वक्तों से देश की जनता, लोग ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और संघ संचालक मोहन भागवत जी के विचारों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो कुछ कहते हैं और उधर से कुछ आता है। तो क्या अभी पार्टी और पार्टी का जो संघ परिवार है, कुछ जो दो बर्तन लड़ते हैं, तो क्या ये चल रहा है क्या? जैसे किसी भी घर में झगड़े होते हैं तो? इसको समझने की जरूरत है हैदर भाई। इसको समझने की जरूरत इससे है कि आपको मैंने बार-बार बताया कि संघ परिवार मतलब मुखिया कौन हो गया? संघ के जो सर्वे सर्वा हैं और संघ के लोग ही सर्वे सर्वा हैं। और कई बार संघ प्रमुख और संघ के वरिष्ठ अधिकारी ये कह चुके हैं, कहते रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन सांस्कृतिक संगठन होने के साथ-साथ जो भी स्वयंसेवक निकलकर राजनीति में आए हैं, उनकी नकेल किसके पास है? संघ के हाथों में। अब कभी-कभी ऐसा होता है, कई बार हमारे और आपके जीवन में भी होता है कि कई बार जब हम लगातार सफलता के ऊपर अग्रसर होते रहते हैं, तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि इस सारी सफलता का श्रेय मेरी वजह से। उस समय संघ सिर्फ कुछ नहीं करता, उस समय सिर्फ और सिर्फ संघ और संघ के जो जो इतना समझ में आता है, हाँ, हाँ। वो ये है कि वो तुरंत अपनी नकेल थोड़ा-सा खींच कर बता देते हैं कि अपनी हद में रहिए। संघ इतना ही करता है और इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए ये जान लीजिए कि जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को समझता हूँ, जितना संघ के काम करने की शैली को समझता हूँ, इतना ही है कि संघ से बड़ा कोई नहीं है और संघ बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शक्तिमान और बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलने वाली संस्था है। और ये इसमें ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत वक़्त के साथ चीज़ें होती जाती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरह काम करती है। तो आप भले संघ के संस्कारों से निकलकर राजनीति में चले जाएँ, महत्वपूर्ण पदों में बैठ जाएँ, लेकिन जैसे ही आपने लाइन को इधर-उधर करने की कोशिश की, तो जिस तरह गडरिया एक आवाज़ से अपनी पूरी भेड़ों को एक तरफ कर देता है, उसी तरह संघ की एक आवाज़ से सारे लोग वापस फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। सर, लोग पूछेंगे कि अभी तक फिर ये पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं चुना गया, तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? कुछ अंदर गड़बड़-वड़बड़ चल रही है? ये भी थोड़ा-सा समझाइए। बिहार चुनाव का खत्म होने का इंतज़ार कीजिए। बिहार चुनाव देखिए क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं कोई संघ का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, हाँ, हाँ। मैं तो इसलिए चीज़ों को, क्योंकि हम लोग जिस तरह के घटनाक्रम हो रहा है हैदर भाई, हाँ, जो जी। पूरा घटनाक्रम हो रहा है और हुँ। जिस तरह संघ के काम करने का पैटर्न है, उस आधार पे हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं और ये अनुमान मतलब ये कोई हवा-हवाई अनुमान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा मैं अपनी जो 360 डिग्री, जो इतना लंबा मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, उस आधार पे ये कह रहा हूं। इसीलिए चुनाव के समय एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका सर्वे करने का तरीका, वो विशुद्ध राजनीतिक चश्मे से चीजों को देखते हैं। संघ के पास कितने संगठन है, आप सोचिए, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, आप युवाओं के बीच काम करने के लिए एबीवीपी है, दुर्गा वाहिनी है, विश्व हिंदू परिषद है, आदिवासियों के लिए वनवासी सेवा है और इवन जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे न जाने कितने मुस्लिम आनुषंगिक राष्ट्रीय मोर्चा है, हैं, मुस्लिम एमआरएम। सोचिए। हुँ। और संघ का मुसलमानों से कई बार, अच्छा ये भी
कई बार लोगों को ऐसा प्रचारित कर दिया गया है कि संघ और मुसलमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा संघ की लोगों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मैं भी कई बार संघ के बड़े-बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, संघ के स्वयंसेवकों के साथ उठना-बैठना भी होता है और जिज्ञासा रहती है और हमेशा देखिए, अभी भी मैं संघ के इतना बताने के बाद भी, अभी भी मैं संघ के काम करने की शैली को लेके जिज्ञासु बना रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज तक कभी किसी के संघ के नेताओं ने कभी मुसलमानों के खिलाफ खुलकर कभी कुछ बोला नहीं। मेरे संपर्क में देखिए, आप बाकी किताबों का हवाला देते रहिए और तमाम उदाहरणों का उदाहरण दीजिए। मैं जितना संपर्क में आया, कभी किसी ने मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि संघ ने, आपने जैसे बता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम करने वाले भी मोर्चा। संगठन है संघ में, हुँ, और संघ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और संघ बार-बार एक चीज़ कहता है, संघ को ये पता है कि हिंदुस्तान, उसका जो सपना है, उसके सामने राष्ट्र है, उसका जो लक्ष्य है, वो राष्ट्र है। राष्ट्र को ध्येय बनाकर चलने वाली ये संस्था है और उस ध्येय के तहत उसको ये पता है कि समाज में वर्गभेद होगा, तो राष्ट्र के लिए खतरा है, इसलिए वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इस देश में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उसको पता है कि मुसलमानों को नाराज़ नहीं किया जा सकता, मुसलमान भी इस देश का अभिन्न हिस्सा है, इस देश के विकास में मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है जितना बाकी जाति और समुदाय और भाषा के लोगों का है। तो संघ के प्रमुख कई बार ये बात बता चुके हैं, वो हर बार ये कहने की कोशिश करते हैं और इनका संघ का प्रयास है कि मुसलमान भी भारतीय है, क्योंकि वो भारत में रहता है। मुसलमान भी हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में रहता है। आप जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, वो हमेशा हिंदुत्व को और हिंदू को बाँटने की कोशिश इसलिए करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके ज़रिए हम मुस्लिम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँगे। लेकिन संघ अपने मिशन में और अपने आचरण में एकदम स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा और संप्रदाय का हो, वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू भूमि पर रहता है। सर तो एक चीज़ हमने शुरू में कहा था कि अगर ये इस वक़्त बिहार का नतीजा कुछ पलटता है, जिस तरह से जी। कहा जा रहा है एनडीए के खिलाफ, तो ये समझा जाए आपकी बात से जिस तरह से कहा था कि संघ ने नकेल खींच ली है और कोई सबक सिखाना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के? ये एक जो मीडिया जगत में और सब जगह एक बहुत तेज़ी से ऐसा कयास चल रहा है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाज़ी हो गया है दरअसल इस बारे में, कुछ भी कहना और बहुत खुलकर बोलना भी थोड़ा-सा जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में होता क्या है, जो दिखता है, जो भी अनुमान होता है, जो दिखता है, वो कभी सच नहीं होता। राजनीति का पहला जो नियम है, वो यही है कि जो दिखता है, वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता, कुछ वैसा होता है। तो सर बिहार चुनाव के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा, हवा साफ होगी, हाँ, समझ में हाँ, आएगा भाजपा के बारे में भी कहाँ जा रहे हैं, कौन बिल्कुल। आने जा रहा हाँ, है। देश के लोगों के लिए एक मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि जो भी लोग बिहार चुनाव में दिलचस्पी रख रहे हैं, जो लोग देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, मेरे जैसे लोग जो बाहर बैठकर इस पूरे राजनीतिक उसका आनंद लेते हैं, तो उनके लिए बहुत दिलचस्प ये होगा कि बिहार के चुनाव के बाद भारत की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा करवट, कोई बड़ा करवट हिंदुस्तान की राजनीति ज़रूर लेगी, ये निश्चित है। चाहे वो नतीजे चाहे एनडीए के खिलाफ जाएँ, चाहे वो एनडीए के पक्ष में लाएँ, लेकिन भारत की राजनीति में आप लिख कर ले लीजिए हैदर भाई, 1 साल के अंदर आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो कैसा परिवर्तन होगा, ये इसका इंतज़ार आपको भी करना होगा, मुझे भी करना होगा।
शुक्रिया श्रीधर जी, आपने कम समय में बहुत अच्छी और बेहतरीन बातें बताई, लोगों को समझ में आएगा और आपके लोग समझदार हैं, वो समझ सकते हैं कि इस वक़्त भारत में सबसे बड़ा चीज़ और सबसे बड़ी शख्सियत क्या है, तो बदलाव कहाँ पर होगा, वो वक़्त के साथ पता चल जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए और श्रीधर जी, आपने हमें वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह की चर्चाएँ वो होनी चाहिए जो आपके लिए काम आएँ, जिससे आप सोच सकें, समझ सकें। इसी तरह के हम लोग गेस्ट लाते हैं, जो आपको समझा पड़े बिना किसी लाक लपेट के, बिना किसी विचारधारा के। जो सच्चाई है, हकीकत है, यही स्वतंत्र का उद्देश्य रहा है कि इस तरह के लोगों को लाएँ, जो आपको एक विज़न तो बताएँ, एक सोच तो बताएँ कि क्या चल रहा है, जो सही और हकीकत में रास्ते पे चल रहा है। तो आगे भी इसी तरह के लोगों से मुलाकात होती रहेगी, तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।